नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी कुशल से होंगे। आइए आज हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चलते हैं। जिन प्रश्नों की संभावना बहुत ज़्यादा है आने की, उन्हीं प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा है कि आप इन प्रश्नों से फायदा उठाएंगे, इन प्रश्नों को याद रखेंगे। यदि ये प्रश्न परीक्षा में पूछे गए तो आप इनके 100% अंक पूर्ण करके पाएंगे। आइए आज पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न जो हमारे सामने है, हिंदी साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन निम्न में से किस विद्वान का है? यहाँ पर दिया गया राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से साहित्य जनता की चित्तवृत्ति अगर किसी ने कहा है तो उस नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आप इसको देख रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने जो है गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर राम नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। ये 4 राइटर दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प आपके सामने है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो किसने लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा ने। नलिन बिलोचन शर्मा ने लिखा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? यहाँ पूछा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं? हिंदी साहित्य की भूमिका, रीत काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इसमें से नहीं है? कौन सी रचना नहीं? रीत काव्य की भूमिका। रीत काव्य की भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो आपको सही वर्ष का ज्ञान है। सही वर्ष है 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? सही अर्थों में पहला इतिहास किसे कहा जाएगा? शिव सिंह सरोज, 284 वैश्रावण की वार्ता, भक्तमाल, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। यही सही है। इसे ही सही अर्थों में प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास पहला इतिहास कहा गया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास का क्या नाम है? मिश्र बंधुओं द्वारा जो रचित है साहित्य इतिहास मिश्र बंधु विनोद नाम से 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल प्रणीत साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है? आदिकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, आधुनिक काल। इस तरह से आप देख पा रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल के बारे में साहित्य सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है। तो सर्वाधिक विवादास्पद काल जो रहा है वह है आदिकाल। वह सबसे रहा है आदिकाल। आदिकाल के बारे में सबसे ज़्यादा विवाद रहे हैं। कोई वीरगाथा काल कहा है, कोई कला काल कहा है, कोई क्या कहा है। इस तरह से बहुत सारे लेखकों ने, राइटरों ने अलग अलग नाम से इसे कहा है। प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, कला काल, आदिकाल।
इस तरह से ढेर सारे नाम। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राहुल सांस्कृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधु विनोद ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इस तरह से यहाँ आप देख पा रहे हैं किसने कहा है, तो आप सही विकल्प का चयन करेंगे। इसमें से सही विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। इसी तरह से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास की समय सीमा क्या रखी है? 693 से 1693 ईस्वी, 800 से 1500 ईस्वी। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है 693 से 1600 ईस्वी राम कुमार ने अपने इतिहास ग्रंथ का समय सीमा रखा है। इसी तरह से हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? तो वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त के द्वारा रचित है। वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्रगुप्त के द्वारा रचित है। इसी तरह से अगले विकल्प पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? प्रवृत्ति के आधार पर रीतकाल, आदिकाल, भारतेंदु युग, आधुनिक काल। तो इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर जो नाम दिया गया है वह कौन सा नाम हो सकता है? प्रवृत्ति के आधार पर रीतकाल। रीत एक प्रवृत्ति थी, प्रवृत्ति के आधार पर इसका नामकरण किया गया। रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? रीतकाल को अगर देखा जाए अलंकृत काल किसने कहा? अलंकृत काल राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधु ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पर अलंकृत काल जो कहा गया है मिश्र बंधु ने कहा अलंकृत काल। इसी तरह से शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम, शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम क्या किया है? वीर गाथा काल। वीर गाथा रचनाओं के आधार पर, वीर गाथात्मक रचनाओं के आधार पर इसे शुक्ल जी ने वीर गाथा काल माना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस इतिहास के लेखन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 BC से स्वीकार किया गया है? किस इतिहास लेखन में, किस इतिहास लेखन में स्वीकार किया गया है? तो आप सही का चयन करें। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में 1000 BC से माना गया है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम गद्यकाल रखा है, गद्यकाल। इसी तरह से शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता, प्रमुख ग्रंथ, कोई नहीं। शुक्ल जी ने जो नामकरण किया है कालों के आधार पर, जो नामकरण किया है किसके आधार पर किया है? शुक्ल जी ने जो नामकरण किया है किसके परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति के आधार पर, प्रमुख ग्रंथ के आधार पर, कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो प्रमुख ग्रंथों के आधार पर उन्होंने नामकरण किया है, प्रमुख ग्रंथों के आधार पर। चलिए, आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा? 4 नाम दिए गए हैं, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु विनोद। 4 नाम देख रहे हैं, इसमें से सविकल्प सही राम कुमार वर्मा ने कहा। राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? 750 BC। कब से माना जाता है? 750 BC, विक्रमी संवत। इसी तरह से डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? गणपत चंद्र गुप्त जो है आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1800 से, 1857 ईस्वी से, 1900 से, 1750 से। तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने जो आधुनिक काल का आरंभ माना है 1857 से। इसी तरह से अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम आलखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया? बीज वपन काल कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है प्रश्न है, लगातार यह परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है।
तो बीज बपन काल किसने नाम दिया? बीज बपन काल महाबली प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान हैं। प्रारंभिक काल किसने माना है? प्रारंभिक काल, हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रारंभिक काल किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास को मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल माना है। इसी तरह से सिद्धों और सामंतों की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने, सांकृत्यायन। इसी तरह से राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? शरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। शरहपा को। हिंदी का प्रथम ग्रंथ, पहली रचना कौन सी है या कौन सी मानी गई है? भारतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़ दोहा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कई तरह से आपको मिल। हिंदी का पहला ग्रंथ जो माना गया राहुल सांकृत्यायन के द्वारा जो माना गया है वह श्रावकाचार है। क्या है? श्रावकाचार। इसी तरह से श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो श्रावकाचार के रचयिता देवसेन जी हैं। देवसेन जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर, श्रावकाचार की रचना कब हुई? श्रावकाचार की रचना कब हुई? जल्दी बताएं। तो 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना मानी जाती है। 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना मानी जाती है। इसी तरह से जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? जगनिक, खुमाण रासो, परमाल रासो या आलखंड कह सकते हैं। जगनिक द्वारा रचित, जगनिक द्वारा रचित जो है क्या है? परमाल रासो या आलखंड जो कहते हैं, परमाल रासो, आलखंड। जगनिक ने आलखंड की रचना की थी। आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? आलखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो का। परमाल रासो का लोकप्रिय नाम है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है, जाली ग्रंथ है। तो जो रचनाकार इसको किस तरह का ग्रंथ मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को किस तरह का ग्रंथ मानते हैं? तो यहाँ पर आप सही उत्तर का चयन करें। अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। कैसा मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इसी तरह से बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? हाँ, जल्दी बताएं। बीसलदेव रासो का प्रधान रस जो है, सही विकल्प आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है जिसे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। इसी तरह से पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं? तो यहाँ पर सही दिया गया है 69 समय। 69 समय। कितने समय हैं? पृथ्वीराज रासो में 69 समय हैं। गोरखबानी के संपादक कौन है? गोरखबानी के संपादक कौन है? जल्दी बताएं। गोरखबानी के संपादक पीताम्बर बड़थवाल। पीताम्बर बड़थवाल गोरखबानी के संपादक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नारी निंदा नाथ संप्रदाय में मिलती है। इसी तरह से इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गृहस्थों का आदर नहीं है। नाथ संप्रदाय में गृहस्थों का आदर नहीं है। इसी तरह से वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? ज्योतिरेश्वर ठाकुर। ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? यहाँ से ही प्रश्न पूछा गया। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इनमें से कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? तो पद्मावत जो है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो विद्यापति जो है किस भाषा के थे? विद्यापति मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, मैथिली भाषा के थे। तो मैथिली में
विद्यापत पदावली की रचना हुई है। चलिए, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? तो स्वयंभू ने। कौन कौन है? खुसरो, विद्यापत, स्वयंभू और चंद्रबरदाई। तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले खुसरो ने किया। खुसरो ने किया। चलिए, जैन धर्म का संबंध इनमें से किस कवि से नहीं है? जैन धर्म का संबंध इसमें से किससे नहीं है? धनपाल, विद्यापत, स्वयंभू, जोइंद। तो जैन धर्म का संबंध विद्यापति से नहीं है। किससे नहीं है? विद्यापति से नहीं है। इसी तरह से अगला प्रश्न, भविष्यत कहा, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम लिखिए। तो भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल। धनपाल। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? कौन सा ग्रंथ? तो इनमें से कौन सा ग्रंथ लिखा गया शिलाओं पर? राउल बेल। राउल बेल शिलाओं पर लिखा गया ग्रंथ है। राउल बेल शिलाओं पर लिखा गया ग्रंथ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम, 4 नाम दिए गए हैं। भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, वर्ण रत्नाकर, राउल बेल, प्राकृत पेंगलम, पदावली। मैथिली हिंदी में कौन सी लिखी गई? वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है। सर्वाधिक विवादित पक्ष ऐतिहासिकता है। पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता सबसे ज़्यादा विवादित रहा है। इसी तरह से पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं। पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? जल्दी बताएं। राम सिंह। राम सिंह पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से रासो काव्य श्रृंगार रस की प्रधानता है। रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो। यहाँ पर सही विकल्प है बीसल देव रासो में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई? किस कवि की? सरहपा की कविताएं संपादित की गई। सरहपा की। किसकी? हाँ, किस कवि की रचनाएं? सरहपा कवि की रचनाएं संपादित की गई। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? आदिकाल में सर्वाधिक चरित काव्य किस में रचे गए? जल्दी बताएं। सही विकल्प है जैन में ज़्यादा चरित काव्य रचे गए। इस तरह से 50 प्रश्नों की आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।